नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसमें आज हम इस कंप्लीट चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, यानी कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को। ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट मैं आपको याद दिला देता हूँ। श्वसन, श्वसन, श्वसन के अंग, मानव श्वसन तंत्र में फेफड़े, उसके बाद श्वसन मार्ग, उसके बाद श्वसन के चरण, उसके बाद श्वसन की क्रिया विधि, अंत श्वसन, निश्वसन। फिर उसके बाद श्वसन संबंधी आयतन पढ़ लिए थे, क्षमताएं पढ़ ली थी। फिर इसके बाद गैसों का विनिमय देखा था, गैसों का आदान प्रदान कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या दाब, कौन सा ऑक्सीजन का कहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड का कहां पर कितना है। फिर उसके बाद हम गैसों का परिवहन देख रहे थे। गैसों के परिवहन में हमने ऑक्सीजन का परिवहन देख लिया था, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाकी है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मैंने एक छोटी सी तो कि मेजर बात आपको बताई दी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन जो होता है वो कितने प्रतिशत कैसे कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया था बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये बच रहा है हमारा ये टॉपिक। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के जब परिवहन की बात करते हैं तो बहुत सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो कितने कितने परसेंट में, 7% में प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, 7% जो है सीधा प्लाज्मा में घुलकर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। 70% जो है वो प्लाज्मा से ही होती हुई जाएगी, लेकिन प्लाज्मा से सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में। हमारी बुक में सिर्फ बाई कार्बोनेट लिखा है, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में। ठीक है। फिर उसके बाद 23% जो है वो आरबीसी के द्वारा, ठीक है, किस रूप में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। अब पता है क्या, हमारी बुक में ये चीज दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज यहाँ पर दे रखी है। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी के द्वारा होता है। लो जी साहब, 20 से 25% यानी 20 से 25% दे रखा है, जिसमें एग्जैक्टली कितना, 23% होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा था साहब, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, ये लीजिए मैंने यहीं पर लिख दिया। 70% बाइकार्बोनेट, लेकिन कौन सा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है। फिर उसके बाद 7% जो है वो सीधा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर चली जाती है। यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, सीधा 7% जो है प्लाज्मा में घुलकर चली गई। 70% प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट, 23% जो है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जा रही है। जैसे याद करिए, ऑक्सीजन जो थी 97% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर गई थी। हाँ, ऐसे 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़कर जाती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ये चीज बता रखी है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बता रखा, और कसम से कुछ समझ में नहीं आता है, लिटरली कुछ समझ में नहीं आता है। अब जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में समझिएगा, कोशिश करिएगा एक ही बार में ही पकड़ में आ जाए। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं फिर बोल रहा था, आराम से पढ़ाऊंगा, कोशिश करना एक ही बार में समझ में आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं, ठीक है जी। आइए, अब मान लो ये रक्त नलिका है, ये कौन है बेटा, हमारी रक्त नलिका है। चलो जी, ये हमारी रक्त नलिका है, ठीक है जी। और इस रक्त नलिका के आसपास ये ऊतक है,
कोई कंफ्यूजन? सिंपल। कौन है बेटा ये? ऊतक है। चलो, ये हमारे ऊतक है, ठीक है, और ये हमारी रक्त नलिका है। चलो लिख देते हैं, ये कौन है बेटा? हमारे ऊतक है, और ये हमारी रक्त नलिका है, ठीक है। अब इस रक्त नलिका के अंदर क्या है? सर इस रक्त नलिका के अंदर प्लाज्मा है, मैंने कही है, मान लो ये प्लाज्मा है, कौन है बेटा? प्लाज्मा है। और कौन है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। अब आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कराना चाहता हूं, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मुझे परिवहन कराना है तो क्या मैं रक्त नलिका में डब्ल्यूबीसी दिखाऊं? मतलब होती है, आप ये जानते हो, दिखाऊं यहाँ पर? क्या डब्ल्यूबीसी का कोई रोल है कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में? क्या प्लेटलेट्स का कोई रोल है कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में? दिमाग लगा, नहीं। किसका रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में प्लाज्मा का और आरबीसी का, दो ही चीजों का रोल है। तो दोस्त मैं यहां पर प्लाज्मा दिखा दिया, तो अब मैं क्या दिखाऊंगा? सर आरबीसी। मैंने कहा ठीक है जी, ये मैं यहां पर आरबीसी दिखा देता हूं। हालांकि ऐसी होती नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए क्या बता रहा हूं कि दिस इज आरबीसी। कौन है बेटा? ये हमारी आरबीसी है। कोई तकलीफ यहां तक? आराम से चीज समझ में आई? वापस से सुन, ये है ऊतक, ऊतक यानी कोशिकाएं हैं। ये कौन है? रक्त नलिकाएं है। ओके सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सर रक्त नलिका अच्छी नहीं दिख रही है। मैंने कहा चल ठीक है, अच्छी सी बनाते हैं। अब ठीक है, परफेक्ट। दिस इज रक्त नलिका। ये हमारी रक्त नलिका है, जो जिसमें कौन मिल रहा है गुरु? जिसमें प्लाज्मा मिल रही है, जिसमें आरबीसी मिल रही है। डन। हमारा मतलब किससे था? आरबीसी से और प्लाज्मा से। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले जरा ध्यान से सुनना। आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है। उस ऑक्सीजन को ऊतकों को देना है। ये ऊतक श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें परिवहन कराना है। डन। चलो जी, मान लेते हैं ये एक आरबीसी है ना। इससे पहले वाली जो आरबीसी, उससे ऑक्सीजन निकल गई थी, यहां पर मिल चुकी है, और ऊतकों ने श्वसन कर दिया। श्वसन करने के बाद में क्या उत्पन्न कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो 100% निकली थी, उसमें से 77% यहां पर आई। क्या बोला मैंने? ये जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर निकली है ऊतकों से, उनमें से 77% की बात करिए मैंने अभी, सिर्फ 77%। उस 77% में से भी ध्यान से सुनना, ये जो 77% है, इस 77% में से भी सिर्फ 70% अंदर गई है, और 7% यही प्लाज्मा में घुल गई है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आई, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, क्या कि सर 77% में से 7% तो सीधा प्लाज्मा में घुल गई है, यानी ये
प्लाज्मा में घुल गई है और प्लाज्मा के द्वारा संवहन होएगा। सर इतना सा हमें ये वाला बिंदु तो समझ में आ गया, 7% प्लाज्मा में घुल गई है और उसके द्वारा संवहन होगा। लेकिन सर आपने तो 70% आरबीसी में डाल दी, 70% तो आप बोल रहे हो प्लाज्मा से जाएगी और 23% आप बोल रहे हो आरबीसी से जाएगी, लेकिन आपने तो यहाँ गड़बड़ी कर दी सर, आपने तो 70% आरबीसी के अंदर डाल दिया। मैंने कहा रुक जा, अभी रुक जा, आगे बढ़ने से पहले सोच। 100% में से हमने सबसे पहले कितना की बात करी, 77%, जिसमें से 7% प्लाज्मा में घुलकर जा रही है और 70% किस में आ गई है सर, आरबीसी में आ गई है। अभी कितनी रह गई है सर, 23% भी तो रह गई है अभी। नहीं भाई, 100% में से तुमने 77% यहाँ रक्त नलिका में डाल दी, कितनी बच गई, अभी 23% बच गई। 77% में से 60% तुमने प्लाज्मा में घोलकर भेज दिया, आगे 70% तुमने आरबीसी में डाल दिया। अब आगे की कहानी जो है प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर ये छोटा है, मेरे को थोड़ा सा बड़ा खाली पेज चाहिए समझाने के लिए, तो अब थोड़ा सा प्लीज फोकस करिएगा जरा ध्यान से। बिल्कुल वही कलर यूज में लेता हूं जो अभी लिए हैं हमने। ठीक है जी, तब थोड़े से छोटे छोटे दिखा देता हूं इधर। ये हमने क्या बना दिया बेटा, अगेन वही सेम टू सेम चीज है, आरबीसी बनानी है हमें। बाहर प्लाज्मा है, ठीक है जी, बाहर कौन है, प्लाज्मा है, बस ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिवहन समझ में नहीं आता मैक्सिमम बच्चों को, तो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बेटा हमारी कौन है सर, ये हमारी आरबीसी है, यहाँ पर कौन है मैं लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पर कौन है बेटा, ये हमारा प्लाज्मा है। चलो जी, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। चलो आइए वापस से सुनिए, जिनको समझ में नहीं आया था ध्यान से सुनो बेटा। ये हमारी रक्त नलिका, ये बताने की जरूरत नहीं है, रक्त नलिका जिसके अंदर ये कौन है, पीली वाली कौन है, आरबीसी, और इधर कौन है बेटा, ये ऊतक है, ठीक है। सेम टू सेम चीज यही बनाई है, लेकिन वहां पर छोटा था इसलिए यहाँ पर पूरा बता नहीं सकते थे, इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है, ठीक है। अब देखिए इन ऊतकों ने 100% क्या उत्पन्न करी सर, 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। मैंने कहा क्या निकाली सर, 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। मैंने कहा जी हाँ। अभी जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, इन 100% में से
77% यहां पर आई। मैंने कहा ये तो आपने बता दिया, और 23% अभी भी इसी के पास है, यहीं पर ही है। सर इसका क्या होएगा? मैंने कहा थोड़ा सा तसल्ली रख, धैर्य रख, स्टूडेंट लाइफ में धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस। ठीक है, 100% कार्बन डाइऑक्साइड में से 77% रक्त नलिका के अंदर आ गई है। भाई साहब ये कौन है? रक्त नलिका। इतनी सी बात समझ में आ गई। इन 77% में से 7% तो 7% प्लाज्मा में घुलकर संवहन कर रही है। इतनी सी बात समझ में आ गई। 7% जो है वो तो प्लाज्मा में घुलकर क्या कर रही है? संवहन कर रही है। बचे कितनी? हमारा ये वाला बिंदु खत्म। हमें 100% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा था, जिसमें से 7% किसमें करेगी? प्लाज्मा में। लो जी करा दी। प्लाज्मा में घुलकर जा रही है, किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। सीधा सीधा 7%। चलिए अब बचा कितना? सर 70%। अब वो 70% यहाँ आया। सर 70% अंदर है, आरबीसी के अंदर है। मैंने कहा रुक जा। और ये वो आरबीसी है जो ऑक्सीजन भी लेकर आ रही थी ना। अब यहाँ पे 5 से 7 चरण हैं जो प्लीज आपको ध्यान से सुनने हैं, नहीं तो कसम से समझ में नहीं आएंगे। देखिएगा ध्यान से सुन। सबसे पहला चरण, फर्स्ट, ऐसे लिख देता हूं, अंदर कितना है? 70% आई। ठीक है, थोड़ा सा छोटा जगह मिल जाएगी मेरे को। आई सबसे पहला बिंदु क्या होएगा? ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आई है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होएगा? तो ध्यान से सुनना। इस आरबीसी के अंदर जो जल होता है ना, जल, वाटर। सर आरबीसी के अंदर वाटर होता है? हाँ मेरे भाई, हर कोशिका में जल होता है। तो आरबीसी एक कोशिका है। ऐसा आकार नहीं होता आरबीसी का, जस्ट मेरे को समझानी है प्रोसेस, इसलिए ऐसा आकार दिखा दिया है ना। आरबीसी के अंदर जो जल होता है, उस जल के साथ ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदलते हैं? कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक अम्ल में बदलते हैं। अब ये बदलने की प्रक्रिया कौन करता है? एक एंजाइम जो हमें हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इस एंजाइम से नीट में प्रश्न आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA। CA, व्हाट इज CA? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन कराता है, और किस में बदलता है बेटा जी? कार्बोनिक एसिड में बदलता है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल में बदलता है। बताइए यहां तक की बात समझ में? अब ये चीज हमारी बुक में बता रखी थी एनसीईआरटी में, इसलिए ये स्टेप बताना जरूरी था। तो CA कौन है? यहां पर लिख दो अगले पेज पे। व्हाट इज CA? CA कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है सर, हिंदी में ले मेरे दोस्त, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। ठीक है, सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम था, CA वो एंजाइम था जो क्या कर रहा था? जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड आई है, उस 70% कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनवाता है। डन। अब रुक जाओ। अब ये जो बना है ना, ये बहुत ही अस्थाई है, कसम से। ये जो बना है ना, ये बहुत ज्यादा अस्थाई है। अस्थाई, अस्थाई का मतलब अनस्टेबल। और ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है, इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि इमीडिएटली ये टूट जाता है। क्या हो गया? ये इमीडिएटली ये क्या हो गया? टूट गया। इमीडिएटली
कौन टूट गया बेटा? कार्बोनिक अम्ल इमीडिएटली टूट गया और इसी एंजाइम की उपस्थिति में टूट गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। किसमें टूटता? हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट में। नहीं आया समझ में? वापस से सुन। ये कोशिकाएं हैं, ऊतक है, जिन्होंने 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, इन्होंने सबने, सारे ऊतकों ने, जिसमें से अभी हम स्टेप वाइज देख रहे हैं, जिसमें से अभी 23% यहीं पर है, 77% रक्त नलिका में आई, जिसमें से 7% तो सीधा प्लाज्मा में घुलकर चली गई, 70% आरबीसी में आ गई। अब आरबीसी के अंदर आकर ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रही है? वाटर के साथ। कौन करवा रहा था? एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसने उसको किसमें बदल दिया? एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड में, एक अस्थायी यौगिक में बदला। कौन? आपका कार्बोनिक अम्ल में। और ये कार्बोनिक अम्ल इतना ज्यादा अस्थायी था कि इमीडिएटली टूट गया। किसमें? हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। अब मैं तुमसे पूछता हूं, यहां पर तुमको 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इस चरण में, सेकंड वाले चरण में देखना, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां है? कहां है वो 70%? देखिए 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, ये कहां है? सर ये रही। इसके साथ रिएक्ट करी तो यहीं पर ही है ना, इसमें है ना। यानी ये जो बना है, इसके अंदर 70% कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, इसके अंदर यही है ना। हाँ, इसके अंदर 70% कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, अब ये जब टूट रहा है तो यहां तो नहीं है ना, तो इसमें है ना भाई 70% कार्बन डाइऑक्साइड। भाई 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में है? बाइकार्बोनेट के रूप में है। पल्ले पड़ गई बात? पल्ले पड़ गई? ठीक है। अब आपका माथा हिल जाएगा और अब आप मेरे से पूछेंगे, सर आप क्यों लेकर आए अंदर? किस लिए लेकर आए आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी के अंदर? रीजन क्या था लाने का? है ना, पूछेंगे ना, क्यों लेकर आए हैं आप सर जी इसको अंदर, क्यों लेकर आए हैं, किस लिए लाए थे? तो गुरु ये कौन है? आरबीसी है। कौन है ये? आरबीसी है। है ना। अब ध्यान से सुनना इसको, यहीं पर बस इन दोनों चरण के बाद अब क्या होने वाला, इन दोनों चरण के बाद हम दोनों चरण को भूल जाओ। अब ध्यान से सुनना, सर आप क्यों लेकर आए थे अंदर, क्यों लेकर आए थे, रीजन क्या था अंदर लाने का? इसको अंदर लाने का, 70% कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने का रीजन क्या है? आप तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन जो है वो तो प्लाज्मा से कराने वाले हैं, वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो फिर 70% अंदर क्यों लाए? मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे को इतनी सी बात बता, क्या अंदर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है? अंदर हीमोग्लोबिन जो था, उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। हाँ जी। तो जरा दिमाग लगा, इन कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर जल के रक्त के द्वारा अगर भेजना है, तो इस आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन से अलग नहीं करना है। और याद कर, तेरे को मैंने बोर प्रभाव पढ़ाया था, याद कर बोर प्रभाव क्या था, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की ज्यादा। किससे? ऑक्सीजन से। अगर उसकी मात्रा हो जाए ज्यादा तो वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से क्या कर देती है? अलग कर देती है। तो गुरु ये जो 70% आई है, ये किस लिए आई है? ये इसीलिए आई है ताकि इस ऑक्सीजन को अलग कर सके हीमोग्लोबिन से। लेकिन रुक जाओ, रुको, यहां तक की बात समझ में आ? डन। अब इधर देखो, ये कौन है सर? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। हाँ जी। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए अंदर आरबीसी में इसके साथ में पोटेशियम जुड़ा रहता है। ये चीज आप लोगों को बहुत कम सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्या हमारी जो आरबीसी होती है ना, इसके अंदर कौन होता है? आप सीधा बोलेंगे सर हमारी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ा होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को और स्टेबल करने के लिए और स्थायी करने के लिए उसके साथ पोटेशियम जुड़ जाता है। तो जो संरचना जो अंदर होती है ना, वो होती है पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। बस इतना सा याद रखना। कौन? पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, तो पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन था बेटा। ये समझ में आया? वापस से बोलूं, फिर से सुन। देख, आरबीसी के अंदर कौन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है।
लेकिन वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए उसके साथ कौन जुड़ जाती है, पोटेशियम जुड़ जाती है। तो जो संरचना होती है प्रॉपर वो क्या होती है, पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब मुझे बता, अब इतनी सी बात सुन ली, ये कौन है, पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें पोटेशियम ठीक है जस्ट स्टेबल करने के लिए जुड़ा हुआ था, मेन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और तुमने अंदर क्या भेज दी भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इस पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को अलग कर देगी। हाँ जी, क्या बच गया सर, पोटेशियम हीमोग्लोबिन बच गया, ऑक्सीजन अलग हो गई है। और दोस्त ये ऑक्सीजन किसके पास चली जाएगी, ऊतकों के पास चली जाएगी। लो जी, क्या यहां पर आपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन नहीं देखा, क्या ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग होते हुए नहीं देखा। हाँ जी सर बिल्कुल देखा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो गया। और ये किसने कराया, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी उसने कराया। ठीक है, अब याद कर, मैंने तेरे को एक राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट बताया था, और वहां पर मैंने कुछ चीज बताई थी ऑक्सीजन के परिवहन में। मैंने ऑक्सीजन के परिवहन में, इस ऑक्सीजन के परिवहन में 3 चीजें बोली थी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा दो या तापमान को बढ़ा दो, बताया था। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सीधा तापमान को बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है। तीसरा मैंने बोला था, ये बाद में बताऊंगा, और वो था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। अब ध्यान से बोला था ना बाद में बताऊंगा, ये वाला बोला था ना बाद में बताऊंगा, आएगा, है ना। अब इधर देख, इस डायग्राम को देखना मेरे दोस्त, और इस डायग्राम को देखकर मुझे बता, क्या तेरे को इस आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ते हुए दिखाई दी। अरे गुरु 70% कार्बन डाइऑक्साइड आई है कि नहीं आई है, 70% कौन आई है, कार्बन डाइऑक्साइड। 70% अगर कार्बन डाइऑक्साइड आई है, 70% अगर कार्बन डाइऑक्साइड आई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ गई, हाँ बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो तापमान बढ़ गया, हाँ सर बढ़ गया। अब ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो आई थी, ये जल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक अम्ल बनाया, ये कार्बोनिक अम्ल अस्थायी था, ये टूटा, टूटने के बाद तेरे को यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, अगर 70% नहीं आती कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या ये हाइड्रोजन आयन बनता। तो जितनी ज्यादा तुम कार्बन डाइऑक्साइड लाते जाओगे उतना ज्यादा ये बनेगा, उतना ज्यादा ये टूटेगा, तो उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन नहीं बढ़ेगा। अब सोच बांगड़ू, क्या रिलेशन था या नहीं था यहाँ पर, ये चीज मेरे को आपको बतानी थी बेटा, कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड किसमें जाती है, आरबीसी में, कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बोनिक अम्ल टूटता है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, और हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। ये आप रिलेशन अच्छे तरीके से जानते हैं। आई होप अब आपको वो चीज, वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पीएच वाला, अम्ल वाला, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाला। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है, इस चरण से बढ़ती है। डन, क्लियर, समझ में आ गया। सिंपल सा था कि आप कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डालोगे, ये बनेगा, ये टूटेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ गया। भाई तू 70% डाले जा रहा है, जैसे जैसे डाले जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे वैसे ये बनेगा, ये बनेगा, ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पीएच घटती जा रही है, अम्लता बढ़ती जा रही है, अम्लीय होता जा रहा है। आरबीसी कैसी होती जा रही है, अम्लीय, और अम्लीय होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ता जाएगा, वातावरण अम्लीय होता जाएगा, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा, ऊतकों के पास। बताइए गुरु, समझ में आ गया, डंडना डंडन। अब जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सुनना। अब मुझे बता, तेरे को यहाँ पर 3 चरण दिखाई दे रहे हैं, इन 3 चरणों में क्या क्या चीजें तुम्हारे पास बच गई है। देखो ऑक्सीजन तो चली गई, खत्म, ऑक्सीजन का काम खत्म, ऑक्सीजन तो बाहर ऊतकों के पास चली गई। अब क्या बच गया सर, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, 3 चीजें बच रही है। ठीक है, इसका क्या होएगा, अभी रुक जाइए, इसको हम लास्ट में देखेंगे, किसको, बाइकार्बोनेट को। इनका क्या होएगा, अब इधर देखना, चौथा चरण, ये पोटेशियम हीमोग्लोबिन जो है ये भी अनस्टेबल होता है, और ये अलग हो जाता है, टूट जाता है, पोटेशियम आयन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। ओके जी, कोई तकलीफ,
चलें आगे, सिंपल सा था। चलो जी, अब क्या बच गया सर? अब हमारे पास एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। ठीक है जी। अब पोटेशियम आयन को बाद में रखते हैं, थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब मेन हमारे पास एक ये है और एक ये। अब ये हाइड्रोजन आयन, ये वाला ध्यान से सुनना, अब इस चरण में हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन और ये हीमोग्लोबिन, ये दोनों जुड़ गए हैं HHB। ठीक है, और ये अनस्टेबल होते हैं। कौन? हाइड्रोजन आयन ये वाला और हीमोग्लोबिन, ये दोनों जुड़ तो गए लेकिन ये अनस्टेबल है। अब इनको स्टेबल करने के लिए आरबीसी के अंदर अमीन समूह होता है, वो जुड़ जाता है। क्या? अमीन समूह होता है किसके पास? आरबीसी में। वो अमीन समूह इसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो ये संरचना बनती है हीमोग्लोबिनिक, इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनिक अम्ल बोलते हैं। सिंपल हीमोग्लोबिनिक अमीन बोलते हैं, हीमोग्लोबिनिक अमीन बोलते हैं। लिख देता हूं HHBNH2 हीमोग्लोबिनिक अमीन, हीमोग्लोबिनिक अमीन बोलते हैं ये वाली जो संरचना बनी है। फिर से बोलूं, वापस से सुनेगा, फिर से देख 70% कार्बन डाइऑक्साइड आई जल के साथ रिएक्ट करी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक अम्ल बना दिया। अनस्टेबल था, इमीडिएटली टूट गया। हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का क्या होगा लास्ट में देखेंगे। क्या बच गया? अब हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आती जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड आती जाएगी, हाइड्रोजन आयन बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। लेकिन पोटेशियम साथ में इसलिए जुड़ी होती है क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे देती है। तो साहब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगी, ऑक्सीजन ऊतकों के पास चली गई, क्या बच गया? KHB यानी पोटेशियम हीमोग्लोबिन बच गया। तब ये पोटेशियम हीमोग्लोबिन अब इसका क्या होगा साहब? ये टूट जाएगा। पोटेशियम आयन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। पोटेशियम आयन का क्या होगा हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब क्या बच गया हमारे पास? एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया। चार चीजें इधर देख, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया। मैंने बोला इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमने हाइड्रोजन आयन और हीमोग्लोबिन को जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन को जब जोड़ा था ये अनस्टेबल था, अब इसको स्टेबल करने के लिए इनके साथ जुड़ जाता है एक अमीन समूह, तो जो संरचना बनती है हम इसको हीमोग्लोबिनिक अमीन बोलते हैं। डन। अब क्या होगा? छठा बिंदु, अब इधर देख। अब ये जो हीमोग्लोबिनिक अम्ल जो था ना, HHBNH2 यही था ना हीमोग्लोबिनिक अम्ल, यही था ना। अब ये जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड थी अब आएगी ये अंदर, और ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड, ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी तक वेट कर रही थी, आप पूछे थे क्या होएगा, ये आकर इससे जुड़ेगी और बनेगा HHBNHCOOH। क्या? HHBNHCOOH। अब सर ये कौन है बेटा? ये है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ये, क्या आपकी ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में है, यहां पर है कि नहीं है? हाँ जी है। क्या ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ये इस रूप में है? हाँ सर है। डन। क्लियर। अब क्या बच गया जरा सोचिए, यहां पर दिमाग लगा, यहां पर तेरे को क्या बचा हुआ दिखाई दे रहा है? देख, वापस से देख।
70% आई, जल के साथ रिएक्ट किया, ये बनाया, ये टूट गया, ये बच गया, ये बच गया। इसका क्या होएगा अभी देखेंगे। हमारे पास एक तो ये बच गया था, ये बच गया था ना। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गई, ऑक्सीजन बाहर चली गई, क्या बच गया था, ये बच गया था पोटेशियम। पोटेशियम हीमोग्लोबिन टूटा, क्या बच गया, पोटेशियम आयन और हीमोग्लोबिन बच गया। अब आपके पास क्या बच गया था, चार चीजें बच गई थी। कौन कौन, हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम आयन और हीमोग्लोबिन। ये तो टूट गया ना भाई, ये टूट गया इन दोनों में, तो खत्म, इसकी बारी हो गई, ये टूट गया। तब हमारे पास ये चार चीजें बच गई, जिसमें से इसका क्या होगा, इसका क्या होगा मैंने कहा बाद में बताऊंगा। इन दोनों को जोड़ दिया, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन को जोड़ दिया, ये ले सब हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन को जोड़ दिया, क्या बना दिया, हीमोग्लोबिनिक अमीन बना दिया, हीमोग्लोबिनिक अमीन बना दिया, ये अमीन समूह जोड़कर। ठीक हो गया, खत्म, ये खत्म हमारा, ये खत्म हमारा, हो गया, हो गया ना। इन दोनों को जोड़कर हमने ये बना दिया। अब ये जो है ये रिएक्ट कर रहा है वो 23% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना दिया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना दिया। अब मुझे बताइए आपको आरबीसी के अंदर क्या बचा हुआ दिखाई दे रहा है। देख 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में संवहन करेगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 23% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में संवहन करने वाली है। तो हमने 23% कार्बन डाइऑक्साइड को इस रूप में बदल दिया, किसमें, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। चलो सर हमारी दो चीजें तो हो चुकी, एक ये 7% का संवहन सीधा हो गया, एक ये 23%। सर ये बच रहा है अभी, मैंने कहा हाँ, और वो जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ है, दिमाग लगा सर, वो ये रही यहां पर है, ये बची हुई है, देख 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके ये बना, ये टूटा, ये बच गया, ये बच गया था, है 70% कार्बन डाइऑक्साइड यही है ना। अब आपके पास क्या बच गया सर, अब हमारे पास दो चीजें बच रही हैं, क्या क्या सर, एक हमारे पास ये बच रहा है, मैंने कहा ये बाइकार्बोनेट बच रहा है, ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, नहीं ये एक ये बच रहा है, एक पोटेशियम आयन बच रहा है। भाई पोटेशियम आयन को अभी तक हमने कहीं यूज लिया नहीं ना, ये वाला जो था इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये बन गया है, ये तब संवहन करेगा, यानी दो ही चीजें तो बच रही है, एक बाइकार्बोनेट और एक पोटेशियम। अब क्या होगा, अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, ये बाइकार्बोनेट, गुरु ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ये बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है, किसमें, प्लाज्मा में। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, कोई आयन बाहर आ रहा है, अगर कोई आयन बाहर आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए, कि इस आरबीसी से अगर कोई आयन बाहर जा रहा है तो इस प्रक्रिया को बैलेंस करने के लिए किसी आयन को अंदर नहीं भेजना पड़ेगा। सोच, दिमाग लगा भाई, तो एक बाइकार्बोनेट आयन है ना, तो आरबीसी से इस बाइकार्बोनेट आयन को अगर बाहर निकालेगा तो कोई आयन अंदर नहीं भेजेगा, आयनिक बैलेंस नहीं करेगा, आयंस का बैलेंस करेगा ना। कोई आयन अगर बाहर आ रहा है तो कोई आयन अंदर जाएगा, तभी तो संतुलन बैठेगा, आयनिक संतुलन बैठेगा, है ना। तो तुमने बाइकार्बोनेट तो बाहर निकाल दिया, तो बदले में अंदर कौन जाएगा, इधर देखना, बाहर है सोडियम, ध्यान से सुनना, बाहर है सोडियम क्लोराइड। कौन है गुरु, सोडियम क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड बाहर टूटता है किसमें, सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में। क्या बोला हमने, बाहर है सोडियम क्लोराइड, किसमें, प्लाज्मा में। देख प्लाज्मा में कौन है, सोडियम क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड किसमें टूट गया, सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में। अब ध्यान से सुन, तूने बाइकार्बोनेट को बाहर निकाला, एक आयन अगर बाहर आया है तो बदले में एक आयन अंदर जाएगा, और गुरु वो जो अंदर जाएगा वो कौन जाएगा सर, वो क्लोरीन आयन जाएगा। कौन जाएगा, क्लोरीन आयन जाएगा। तो बाइकार्बोनेट बाहर आएगा, बाइकार्बोनेट बाहर आएगा,
और क्लोरीन आयन अंदर जाएगा। बाइकार्बोनेट बाहर आएगा, बाइकार्बोनेट बाहर आएगा और क्लोरीन आयन अंदर जाएगा। इस प्रक्रिया को याद रखना बोला जाता है क्या? दिस प्रोसेस। ध्यान से सुनना, ये जो प्रक्रिया जो होती है, क्लोरीन आयन अंदर जाता है, क्यों? आयनिक बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर आया आरबीसी से। इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रक्रिया। तो आपसे कोई पूछे क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर प्रक्रिया क्या होती है, तो याद रखना ये होता है, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख दूं यहां पर, लिख देता हूं, ये ले, क्लोराइड शिफ्ट, भूलना जाना, ठीक है, याद रहेगा। डन। चल, अब क्लोराइड अंदर आया है, क्लोराइड आयन अंदर आया है, तो इसका क्या होएगा बेटा? ये क्लोराइड आयन रिएक्ट करेगा इस पोटेशियम आयन। ये बच गए थे ना, दो चीजें बच गई, ये तो बाहर आ गया और ये बाहर आ गया, तो उसके बदले क्लोरीन आयन अंदर चला गया। अब क्लोरीन आयन अंदर जाकर क्या करेगा? सब क्लोरीन आयन अंदर जाकर क्या करेगा? सातवां चरण सीधा, ये जो पोटेशियम आयन था इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये पोटेशियम आयन, ये क्लोराइड आयन, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे। डन, सिंपल। अब रुक जा, असली कहानी तो खत्म ही नहीं हुई। 70% कार्बन डाइऑक्साइड तो इस रूप में थी। अरे भैया 70% कार्बन डाइऑक्साइड तो यही है ना, बाइकार्बोनेट ही तो थी। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में नहीं, 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में है सर? 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट बाहर आ गया। अब क्या होगा? ये 70%। अब देख बाहर क्या बचा हुआ तेरे को दिखाई दे रहा है, दिमाग लगा। सर हमें बाहर बचा हुआ दिखाई दे रहा है सोडियम आयन। दिखाई दे रहा है, देखिए देख, बच गया। और बाहर कौन आया है? ये बाइकार्बोनेट। और साहब ये दोनों अगर जुड़ गए तो क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट में हैगा 70% कार्बन डाइऑक्साइड, और हम 70% कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में संवहन करने वाले थे? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। और कहां से? प्लाज्मा से। तो ये था पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। जबरदस्त तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। आशा करते हैं आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। ये था बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, याद रखना है आपने सारा का सारा। डन। सो इसी के साथ बेटा ये हमारा खत्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब छोटे से बिंदु यहाँ पर रह गए हैं, जल्दी से समझते हैं। दो चीजें रह गई हैं। एक है बेटा हमारा श्वसन का नियमन, की श्वसन जो होता है, हमारा श्वसन प्रक्रिया जो होती है, रेस्पिरेशन जो होता है, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो बेटा इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं। देखो हमारा ब्रेन जो होता है ना, हमारा मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन यानी मस्तिष्क, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो समझ में आता ना गुरु। हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन में 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्चय मस्तिष्क। ठीक है, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क है। जिसमें से जो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, इस पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है
मेड्यूला एक होता है सेरिबेलम। ठीक है जी। अग्र मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, अभी जरूरत नहीं है अग्र मस्तिष्क के भागों की, अभी सिर्फ इतना सा। ये 3 भाग होते हैं। ऐसे तो मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, क्रूरा, सेरिब्राई, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। अग्र मस्तिष्क के भी भाग होते हैं क्या, सेरिब्रम जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, है ना। और एक होता है हमारा ऑल्फैक्टरी लोब होता है। तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी जो जरूरत है जिस चीज की उसको समझते हैं। ये जो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है हमारा, इस पश्चिम मस्तिष्क के ये 2 भाग इंपॉर्टेंट है, हमें इन 2 भाग की बात करनी है। किसकी? इन दोनों की। क्यों? क्योंकि यही 2 भाग हैं जिस पर तंत्रिकाओं का समूह मिलेगा। मान लो ये हमारे मस्तिष्क का, ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, ये मस्तिष्क, चलो ये हमारा मस्तिष्क है बस, ठीक है। और इस मस्तिष्क के अंदर ये हमारा मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क के अंदर होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए ये हमारा मस्तिष्क है, जिस मस्तिष्क के अंदर ये मेरे को 2 चीजें बतानी है सिर्फ, एक मेड्यूला और एक पॉन्स। ये मेड्यूला है बेटा, सपोज दिस इज मेड्यूला, एंड दिस इज पॉन्स। एक मेड्यूला भाग है और एक कौन है, पॉन्स है। डन। अब ये जो मेड्यूला भाग जो होता है ना, मैं इस तरीके से अगर खड़ा हूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर मान लो इस तरीके से अगर खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा मस्तिष्क है, तो ये वाला भाग कौन सा होता है, अधर। आगे की तरफ कौन सा होता है, अधर होता है, जानते हैं। और पीछे की तरफ कौन सा, पृष्ठ। तो सपोज ये मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो मेरे मेड्यूला का ये कौन सा भाग हो गया, आगे वाला अधर हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, पृष्ठ हो गया। पॉन्स का ये अधर हो गया, ये पृष्ठ हो गया। इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसे खड़ा हूं तो ये आगे वाला अधर होता है, पीछे वाला पृष्ठ होता है। तो इस मेड्यूला का ये आगे वाला भाग हो गया, अधर हो गया, और ये पीछे वाला पृष्ठ हो गया। इस पॉन्स का ये आगे वाला अधर हो गया, पीछे वाला पृष्ठ हो गया। तो मेड्यूला के पृष्ठ भाग पर और पॉन्स के पृष्ठ भाग पर, मेड्यूला के पृष्ठ भाग पर, पॉन्स के पृष्ठ भाग पर, मेड्यूला के पृष्ठ भाग पर 2 क्षेत्र। मेड्यूला के पृष्ठ भाग पर 2 क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, और पॉन्स के पृष्ठ भाग पर 1 क्षेत्र। समझना, ये पॉन्स हमारे मस्तिष्क का भाग है, मेड्यूला हमारे मस्तिष्क का भाग है। किसका, पश्चिम मस्तिष्क का। मेड्यूला के पीछे की तरफ अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, तब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये वाला भाग पीछे वाला है ना। सो मेड्यूला के पीछे 2 फुलावटी भाग दिख रहे हैं, और पॉन्स के पीछे भी एक फूला हुआ भाग दिख रहा है। ये कहलाते हैं श्वसन केंद्र। क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है, इसको हम बोलते हैं पश्चिम डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, पश्चिम श्वसन केंद्र, जिसको हम हिंदी में एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं लय केंद्र। हिंदी में बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। लय केंद्र बोलते हैं। अब ये क्या है,
सोच भाई, मेरे को सांस लेनी है, सांस लेने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा था, जल्दी से मुझे बता फटाफट। मेरे को वायु खींचने के लिए क्या क्या करना पड़ता? सर डायाफ्राम को चपटा करना पड़ रहा था। मैंने कहा हाँ। पसलियों के बीच में कोई अंतरापर्शक मांसपेशियां थी, ईआईसीएम, उस ईआईसीएम में संकुचन करना पड़ रहा था, जिससे उरोस्थी और पसलियां ऊपर उठ रही थी या बाहर आ रही थी, जिससे कुल मिलाकर क्या हो रहा था, हमारे जो वक्षीय गुहा है उसका आयतन बढ़ रहा था। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ रहा था तो फेफड़े फैल रहे थे फेफड़े फैल रहे थे तो फेफड़ों के अंदर वायु का दाब कम हो रहा था और वातावरणीय वायु का दाब ज्यादा था, जिसकी वजह से वायु जो थी वो बाहर से अंदर आई थी। याद आ रहा है? हाँ सर ऐसा हुआ था। तो भाई ये सामान्य श्वसन करने के लिए, सामान्य श्वसन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? याद रखना, जो ये लय केंद्र जो होता है, ये जो लय केंद्र जो होता है, जो कहां पर मिलता है? ये लय केंद्र कहां पर मिलता है? मेड्यूला के पश्चिम भाग में मिलता है। कहां पर मिल रहा है? मेड्यूला के पश्चिम भाग पर मिल रहा है। ये क्या करा रहा है? सामान्य नॉर्मल ब्रीदिंग करा रहा है, सामान्य श्वासन। सांस लेना, सांस छोड़ना तो अपने आप होएगा, जबकि जब सिग्नल नहीं जाएंगे तो मांसपेशी अपनी सामान्य। देखो सिग्नल भेजो सिग्नल भेजो, गुंबद आकृति से चपटा हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, वायु अंदर चली जाएगी। सिग्नल खत्म हो जाएंगे तो वापस गुंबद हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे, हम वायु बाहर निकाल देंगे, है ना। तो सामान्य श्वासन कराने के लिए, ब्रीदिंग कराने के लिए सिग्नल जो आते हैं, डायाफ्राम को चपटा करने के लिए, वक्षीय गुहा को फैलाने के लिए, ईआईसीएम के पास मैसेज भेजने के लिए, वो इस लय केंद्र से आते हैं जो मेड्यूला के पश्चिम भाग से। डन डना डन डन, क्लियर है? समझ में आ गया? अब इन दोनों की बारी, पहले एक बार इसको और देख लेते हैं। कौन सा? ये है रसायन संवेदी भाग। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? रसायन संवेदी क्षेत्र। रसायन संवेदी क्षेत्र यानी एक ऐसा क्षेत्र है जो लय केंद्र के पास में मिल रहा है। पहली चीज, लय केंद्र के पास में मिल रहा है। ये रसायन संवेदी क्षेत्र, जरा इसके नाम में देख, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। किसकी? रसायनों। कि हमारे शरीर में कोई रसायन अगर बढ़ गया, कौन सा? पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, नीट का सवाल है। इस क्षेत्र का ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन आयन से। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। ये आपने अभी अभी देख लिया है, अभी अभी देखा है थोड़ी देर पहले। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओ, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए या हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ जाए, तो अब आप मुझे बताएं इसका संदेश ये ग्रहण करता है। यानी ये वो क्षेत्र है जो ये पता लगाएगा आपकी बॉडी में कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ तो नहीं गई या बहुत कम तो नहीं हो गई है ना। अगर ये ज्यादा बढ़ जाती है या ज्यादा कम हो जाती है तो ये सीधा सिग्नल देता है इसको कि सोचो, मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए तो मैं क्या करूंगा? जल्दी 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 सांस लूंगा। है? कम हो गई तो ठीक है, आराम से सांस ले। भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गई है मेरे बॉडी में तो जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी ना। तो ये रसायन संवेदी क्षेत्र जो होता है, ये संवेदना ग्रहण करता है। भूल मत जाना, सिर्फ दो चीजों की, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की। ऑक्सीजन से इस क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है, भूलना चाहिए। और यही चीज दोस्त आपके यहां पर साफ साफ लिखी हुई है। अच्छा, इसको श्वसन, इस भाग को क्या बोलते हैं? श्वसन लय बोलते हैं, या लय केंद्र के पास रसो संवेदी। हाँ, बड़ा अच्छा वर्ड है, रसो संवेदी कीमो सेंसिटिव केंद्र, रसो संवेदी, जिसको हम श्वसन लय, जिसको हम रसो संवेदी केंद्र बोलते हैं। यहां पर हम इसको रसायन संवेदी क्षेत्र या रसो संवेदी केंद्र। बेटा जो जरा दिमाग लगा, बात तो एक रहेगी।
रसायन संवेदी को मैं रसो संवेदी बोल सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दिया वर्ड, बस रसायन की जगह रसो कर दिया, संवेदी संवेदी, और क्षेत्र की जगह हमने इसको केंद्र बोल दिया। चलो हम इसको केंद्र लिख देते हैं, रसायन संवेदी केंद्र, है ना। और इसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन होती है, याद रखना। किसकी? ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन है। किसकी? ऑक्सीजन की। किससे संबंध होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से ही संबंधित होता है। किसका? इस केंद्र का। ये केंद्र केवल 2 ही रसायनों की संवेदनाओं को ग्रहण करता है और इसको सिग्नल भेजता है, भाई साहब या तो तेज कर दो या धीमा कर दो, ठीक है। अब एक आखिरी केंद्र वो है पॉन्स पर। अब पॉन्स पर ये जो केंद्र जो मिल रहा है, इसका नाम आपने याद रखना क्योंकि ये नीट में प्रश्न पूछा गया है। इसको बोलते हैं श्वास प्रभावी श्वास अनुचन केंद्र। श्वास प्रभावी श्वास अनुचन केंद्र, श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन केंद्र। ठीक है, अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, देख अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है न्यूमोटैक्सिक लिखा हुआ, ठीक है। अब ये क्या करता है? बहुत सीधा सीधा काम है। क्या? आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है ना, अंतः श्वसन, उसको कम कर देना। क्या सर? हाँ। कभी तू बस में बैठा है? हाँ सर। कैसी बातें कर रहे हैं? बस में बैठा है। बस के बैठने के बाद कभी खिड़की से बाहर मुंह निकाला होगा? हाँ, देखते हैं सामने से क्या आ रहा है, और साथ में मम्मी पापा बैठे हो और तूने खिड़की से मुंह बाहर निकाला तो चपेट पड़ी होगी खींच के। क्या कर रहा है? मुंह बाहर निकालेगा, सामने से कोई गाड़ी आ गई तो थोपड़ा उड़ाकर चली जाएगी, है ना। नहीं निकालते ना, लेकिन हम फिर भी शैतान किस्म के निकाला है हमने। और कई बार जब हम निकाल देते, बहुत तेज मुंह पर हवा आती है, भभका आता है एयर का, तो हमारी सांस लेने की कैपेसिटी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी एयर हम अपने फेफड़ों में नहीं डाल सकते। सोच, हवा ही हवा मुंह पर आ रही है, सारी हवा हम अपने लंग्स में नहीं भर सकते, तो उस टाइम पर हम अपने सांस लेने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। तो याद रखना, ये वो क्षेत्र है जो क्या करता है? हमारे अंतः श्वसन को बंद करता है, अंतः श्वसन को धीमा कर देता है। बंद तो नहीं बोलूंगा, धीमा कर देता है। अंतः श्वसन को क्या कर देता है बेटा? धीमा कर देता है। ठीक है, अंतः श्वसन जो होता है धीरे हो जाता है, ना के बराबर होता है। हम वायु नहीं लेते। अरे भाई कॉमन सेंस लगा, तेरे ऊपर एयर ही एयर डाल दो, वायु डाल दो, तेरे मुंह पे भपका सा आ रहा है किसका? एयर का। तेरे फेफड़ों में एयर भर जाए, पूरी भर गया, अब उसके बाद और जगह नहीं है तो क्या करूं? और सांस कैसे लूं? मैं नहीं ले पाऊंगा ना। तो हमें प्रोसेस को बंद नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे बंद करेंगे? यहां से सिग्नल जाएगा इसके पास कि भाई साहब बंद कर दो, नहीं लेनी सांस। EICM के पास मत सिग्नल भेजो, डायफ्राम के पास मत सिग्नल भेजो फैलने का, ठीक है, मत भेजो सिग्नल। यानी अंतः श्वसन को धीमा कर दो, बंद कर दो, ठीक है। कौन करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। खत्म। ये थे बेटा जी आपके सिंपल से 3 केंद्र याद रखने हैं। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, और वो है डिसऑर्डर, रोग, विकार। सबसे पहला दमा। आपने श्वसनी और श्वसनिकाएं पढ़ी थी? हाँ सर। श्वसनी और श्वसनिकाएं जो थी बेटा, ये श्वसनी और श्वसनिकाएं जो होती हैं, ये अगर सिकुड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं गुरु? अगर ये श्वसनी और श्वसनिका क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती है। जब ये सिकुड़ जाती है तो वायु प्रॉपर नहीं जाएगी, और वायु प्रॉपर नहीं जाएगी तो गड़गड़ 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 आवाज आती है। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? सांस लेने में तकलीफ होती है। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? दमा यानी अस्थमा। भूल मत जाना, श्वसनी श्वसनिकाओं में
संकुचन हो जाता है, नलियां सिकुड़ जाती है, श्वसनी और श्वसनिका की नलियां सिकुड़ जाती है। श्वसनी शोथ दूसरा रोग है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये वाला मेरी बेटी को हुआ है, ये वाला मेरी मम्मी को है। आप बोलेंगे सर आपके परिवार में हर किसी को बीमारी है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, है तो है। श्वसनी शोथ ब्रोंकाइटिस, और ये वाली मेरे को भी है, दमा जो है, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, थोड़ा सा है, मेरे को पंप लेना पड़ता है जब ज्यादा सीवियर हो जाता है। तो श्वसनी शोथ ब्रोंकाइटिस जो होता है, इसमें क्या होता है, इस शोथ में जो श्वसनी जो होती है ना, श्वसनी उसकी जो दीवारें होती हैं वो संक्रामित हो जाती है, जिसकी वजह से सूजन आने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें लगातार खांसी रहती है, किसमें, ब्रोंकाइटिस में। यहां पर श्वसनी जो होती है उसमें सूजन आने लग जाती है, लगातार खांसी रहती है, इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। हे फीवर भी बोला जाता है। और ये ज्यादातर किसमें देखी गई है, मजदूरों में देखी जाती है, जो कटाई करते हैं ना, जो परागकण अंदर चले जाते हैं, उनसे भी होता है ये ब्रोंकाइटिस। तीसरा वात स्फीति। इससे ना जाने कितनी बार आपके नीट में प्रश्न आया है, एम्फाइसीमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वात स्फीति। तीसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वात स्फीति एम्फाइसीमा। ये एक ऐसा रोग है जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुपिका याद आ रही है। हाँ सर, कुपिका में छेद याद आ रहे हैं, छेद याद कर, यहाँ पर कोई छेद थे जिनसे गैसों का आदान प्रदान हुआ था। हाँ, पोर्स ऑफ कॉर्न याद आ रहे हैं। अगर उन छेदों के ऊपर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिपोजिट कर दूं तो क्या श्वसन का, विनिमय का क्षेत्र कम नहीं हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ कैसे आएगी? तो वो लोग जो धुआं निकालते हैं या धुआं खींचते हैं, यानी धूम्रपान जो करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उस धुएं को जब अंदर खींचते हैं तो उस धुएं में अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। वो अंदर जाकर आपके फेफड़ों में, कुपिकाओं में इकट्ठी होने लग जाती है। जब वो इकट्ठी होने लग जाती है, अंदर भरने लग जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता, जिससे क्षतिग्रस्त हो जाती है किसकी भित्ति, कुपिका की। और ये चिरकालिक का मतलब होता है कि भाई साहब ये जानलेवा एक रोग है, याद रखना, जिसमें गैसों का विनिमय क्षेत्र घट जाता है। इसका मेन कारण जो है वो धूम्रपान है। नीट में न जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। एम्फाइसीमा रोग का मेन कारण धूम्रपान, क्षेत्रफल घट जाता है, कुपिका जो होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसकी भित्ति खत्म। आखिरी व्यवसायिक श्वसनी रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बेटा ये वो डिसऑर्डर है, ये वो रोग है जिसमें कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो किसी ना किसी ऑक्यूपेशन से संबंधित है, किसी ना किसी व्यवसाय से अगर वो संबंधित है, तो उस व्यवसाय से संबंध रखने वाले को क्या हो गया, रोग हो गया। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, घिसाई पिसाई तोड़ने के जो कार्य कर रहा है, मान लो वो किसी कहां पर काम कर रहा है, किसी ना किसी उद्योग में काम कर रहा है जहां पर पत्थरों को घिसा जा रहा है ना, ईंटें बनाई जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा होगा कई बार ऐसी इंडस्ट्री होती है, जैसे आपके फोन होता है, फोन, हाँ सर, ये फोन इंडस्ट्री जो होती है, मतलब ये इस फोन के ऊपर कवर होता है, हाँ सर, वो कौन होता है, क्या बोलते हैं उसको, फोन के ऊपर यार कवर होता है, नाम में दिमाग से स्लिप हो गया, हाँ जो भी बोलते हैं ना, तो अरे क्या होता है भैया, कवर चढ़ा देना, टेम्पर्ड ग्लास, हाँ टेम्पर्ड ग्लास बोलते हैं, है ना, ग्लास बोलते हैं ना, टेम्पर्ड ग्लास, है ना। तो वो जो टेम्पर्ड ग्लास की जो इंडस्ट्री होती है, कभी आपने टेम्पर्ड ग्लास को देखा है तोड़कर? उसमें से रेशे होते हैं, रेशे, एस्बेस्टॉस के रेशे होते हैं, एस्बेस्टॉस के। अरे कॉटन की इंडस्ट्री यार, कॉटन की इंडस्ट्री में रेशे नहीं होते ना। तो जरा सोच, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रेशे निकल रहे हैं, जिसमें धूल के कण निकल रहे हैं, जिसमें न जाने क्या क्या निकल रहा है, ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वाले रोगों में श्वसन संबंधी अगर कोई बीमारी होगी तो वो क्या कहलाएगा, व्यवसायिक श्वसन रोग कहलाएगा, जिनसे रेशमीयता यानी रेशमय ऊतक जो होते हैं हमारे, वो खराब हो जाते हैं, गंभीर नुकसान होता है। सिंपल, धूल के कण अंदर चले गए हैं, पिसाई की उसके कण अंदर चले गए। अरे सिंपल सोचते ने आटा पिसवा है, हाँ, आटा पीसने वाला व्यक्ति जो होता है जब वो डालता है तो आटे के धूल के कण अगर अंदर चले गए तो उससे भी नुकसान हो सकता है। सो ये व्यवसायिक श्वसनी रोग हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, दमा हो गया, बस ये 4 परिस्थिति याद रखनी, इनसे प्रश्न आता है, नीट में भूलना नहीं है। चैप्टर हुआ है दोस्त आपका समाप्त, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट,
श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, जल्दी से आंसर बताइएगा। जो श्वसन केंद्र जो होता है वो कहां पर होता है? मेड्यूला में, पॉन्स में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में। सामान्य श्वसन केंद्र, श्वसन केंद्र की बात करें, सामान्य श्वसन केंद्र कहां पर होता है? मेड्यूला, पॉन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम। दूसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत का परिवहन प्लाज्मा से होता है? कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन? कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा से होता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रखी है। कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा से होता है? 77%, 70%, 23%, 7%। चलो जी, समय हुआ समाप्त। पहला प्रश्न बेटा, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अभी अभी आपने देखा है, मेड्यूला भाग में होता है श्वसन केंद्र, जिसको हम लय केंद्र बोलते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा से जा रहा था? देख बेटा, प्लाज्मा से 70 भी जा रहा था, 7 भी जा रहा था। 70 सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जा रहा था, 7 सीधा घुलकर जा रहा था। टोटल कितना जा रहा है? तो टोटल कितना हो गया? 77% हो गया। टोटल कितना हो गया? 77। डन। ये था बेटा जी आपका ये चैप्टर, श्वसन और गैसों का विनिमय। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे आपको जल्द पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।